दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए साइंस का मॉडल सेट है, जिसमें मैं आप सभी को जो है यहाँ पर 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाने वाला हूँ, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप 2023 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो से जो है आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है यह जो है मॉडल सेट फर्स्ट है। इसी तरह और भी हम मॉडल सेट लाएंगे अगर आप सभी का इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस रहा तो। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। उससे पहले हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी ऐसा ही कोई और दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला जो प्रश्न यहाँ पर है, बोला जा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वह कैसा होता है, आप सभी को यही बतलाना है। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पर वास्तविक बोला जा रहा है, बी में यहाँ पर काल्पनिक, ऑप्शन सी में यहाँ पर ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन डी यहाँ पर देखिए इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा काल्पनिक होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखिए हम अपना चेहरा जो देखते हैं वह समतल दर्पण में ही देखते हैं, इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, बोला जा रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, यानी सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वह कैसा होता है, यानी आप सभी को यहाँ पर बतलाना है। ऑप्शन ए उत्तल, बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी उत्तल और अवतल। तो देखिए सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वह अवतल होता है। ठीक है, यानी अवतल दर्पण का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वह बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, बोला जा रहा है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। देखिए यहाँ पर 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी यहाँ पर देखिए 30 सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी 40, और ऑप्शन डी यहाँ पर देखिए 50 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला यहाँ पर प्रश्न आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, यानी 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वह कितनी होगी। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वह हो जाएगा 1 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, आँख जो होता है वह व्यवहार होता है, यानी आँख हमारा जो है वह व्यवहार करता है किस लेंस की तरह यहाँ पर, या किस दर्पण की तरह जो है व्यवहार करता है, आप सभी को यही बतलाना है। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण की तरह, बी में उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन सी देखिए समतल दर्पण की तरह, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा, हमारा जो आँख होता है वह उत्तल लेंस की भांति जो है व्यवहार करता है, इसलिए हमारा सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है, यानी जब हमारे नेत्र में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है तो उसका निवारण जो होता है वो हम किस लेंस के द्वारा करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर अवतल लेंस के द्वारा करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। और देखिए दूरदृष्टि दोष के लिए जो यहाँ पर उत्तल लेंस का यहाँ पर निवारण के लिए जो है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और जरा दृष्टि दोष के लिए यहाँ पर बाईफोकस लेंस या द्विफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं, इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप इन सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, बोला जा रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, यानी प्रतिरोध का एसआई यूनिट जो है वो क्या है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वह ओम होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, बोला जा रहा है कि 1 वोल्ट कहलाता है। यह प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि 1 वोल्ट बराबर होता है, यानी कितना होता है। तो देखिए 1 वोल्ट बराबर जो होता है वह 1 जूल पर कूलम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर जो होगा वह बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। आइए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि लघुपथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है, ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर बहुत कम हो जाता है, बी
परिवर्तित नहीं होता। ऑप्शन सी देखिए बहुत अधिक बढ़ जाता है और ऑप्शन डी निरंतर परिवर्तित होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो होगा वह बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, यानी लघुपतन जिसे हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, उस समय जो है परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है वह बहुत अधिक बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर इसका जो होगा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है वह आर बराबर वी अपॉन यहाँ पर आई होता है। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर कोयला, बी सूर्य, ऑप्शन सी में यहाँ पर देखिए पानी और ऑप्शन डी लकड़ी। तो देखिए पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह सूर्य है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में पेट्रोलियम, बी यहाँ पर गोबर गैस, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा और ऑप्शन डी में देखिए कोयला। तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए, यानी कितनी होनी चाहिए। तो देखिए पवन की चाल जो होता है यहाँ पर वह 15 kmh होता है। ठीक है, इसलिए इसका सही सही आंसर यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत अधिक बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की यहाँ पर जो है अभिक्रिया है। ठीक है, या किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर ऊष्माशोषी, बी में यहाँ पर ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन सी में उभयगामी और ऑप्शन डी में प्रतिस्थापन। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना जो है यह एक प्रकार का जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सही आंसर यहाँ पर जो होगा वह बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए ऑक्सीजन का योग, बी हाइड्रोजन का वियोग, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन का त्याग और ऑप्शन डी सभी। तो देखिए उपचयन जो अभिक्रिया होती है या प्रक्रिया होती है उसमें यह तीनों घटना होता है, इसीलिए इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, और ये भी देखिए बहुत अधिक बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है कि हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है, यानी मानव का शरीर जो होता है वह कितने पीएच परास के बीच जो है कार्य करता है। तो देखिए मानव का जो शरीर होता है वह 7.0 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है, इसलिए इसका सही आंसर यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है, यानी बेकिंग पाउडर का जो सूत्र है वह क्या है। तो इसका जो सूत्र होता है वह NaHCO3 होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, NaHCO3। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, सबसे कठोर तत्व कौन है। सबसे कठोर तत्व जो है वह कौन है। तो देखिए सबसे कठोर तत्व यहाँ पर हो जाएगा हीरा हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। सबसे कठोर तत्व पूछे तो हीरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, यानी कौन ऐसी धातु है, कौन सी ऐसी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो गोल्ड होता है, यानी सोना यहाँ पर जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, कांसा का मुख्य अवयव है, यानी कांसा जो होता है वह किससे मिलकर बना होता है या किसका मिश्र धातु होता है। तो देखिए यह जो होता है कॉपर और टिन का मिश्र धातु होता है, इसीलिए इसका सही आंसर यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है, यानी इथाइल अल्कोहल का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, यही आप सभी को बतलाना है। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप सभी। तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, C2H5OH होता है इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र। और देखिए इथाइल अल्कोहल का प्रयोग जो है हम शराब में करते हैं, इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, इथेन में
देखिए यहाँ पर इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं। ऑप्शन ए को देखिए यहाँ पर 2, बी ऑप्शन देखिए यहाँ पर 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी यहाँ पर देखिए 7। तो देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर जो होगा वह 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है कि अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था, तो इसका जो प्रतिपादन किए थे वह न्यूलैंड्स किए थे। इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, न्यूलैंड्स। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, यानी क्या आधार है। ऑप्शन ए यहाँ पर देखिए परमाणु आयतन, बी परमाणु घनत्व, ऑप्शन सी परमाणु द्रव्यमान और ऑप्शन डी परमाणु संख्या। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार है वह परमाणु संख्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। आवर्त सारणी में जो है आवर्तों की जो संख्या वह कितनी है, आप सभी को यही बतलाना है। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पर 7, बी में 6, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 10। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। तो देखिए आवर्त सारणी में जो आवर्तों की जो संख्या होती है वह 7 होती है। वही आपसे वर्गों की संख्या पूछे तो 18 होता है, ठीक है। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है कि CnH2n किस हाइड्रोकार्बन ग्रुप का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन ए देखिए एल्केन, बी एल्कीन, ऑप्शन सी एल्काइन और ऑप्शन डी एल्काइल। तो देखिए यह जो है एल्काइल का सूत्र है, इसके लिए इसका सही आंसर यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है कि ऑक्सीन है, ठीक है, यानी ऑक्सीन जो है वह क्या है, वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है या कार्बोहाइड्रेट है। तो देखिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ ऑक्सीन जो होता है वह एक प्रकार का हार्मोन होता है, इसलिए इसका सही आंसर यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, हार्मोन, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न द्विखंडन होता है, ठीक है, अमीबा में होता है या पैरामीशिया में या लेस्मेनिया में या इनमें सभी में। तो देखिए द्विखंडन जो होता है वह अमीबा में होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है कि मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है, यानी मानव शरीर का जो है ब्लड प्रेशर होता है सामान्य मानव का। तो देखिए यहाँ पर 120/80 होता है, इसलिए इसका सही आंसर यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 120/80। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है, यानी कौन सा रोग है जो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। तो देखिए इंसुलिन की कमी के कारण जो रोग होने वाला है वह यहाँ पर हो जाएगा मधुमेह, ठीक है। मधुमेह जो होता है वह इंसुलिन के कमी के कारण होता है, और आयोडीन की कमी से जो है वह घेंघा रोग होता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत अधिक बार पूछा जा चुका है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। ऑप्शन है चीनी की कमी से, बी आयोडीन की कमी से, ऑप्शन सी रक्त की कमी से और ऑप्शन डी मोटापा से। तो देखिए मैं आप सभी को ऊपर ही अभी बताया था कि घेंघा जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, और यहाँ पर ग्वाइटर अथवा घेंघा दिया गया है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आयोडीन की कमी से जो है वह घेंघा रोग उत्पन्न यहाँ पर होता है, ठीक है, यानी पनपता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। देखिए नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को यहाँ पर दोनों जो है मिलकर जाइगोट का निर्माण करता है, और इस क्रिया को जो है हम निषेचन कहते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निषेचन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए उसके बाद बोला जा रहा है कि अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु जो निषेचित होता है वह कहाँ पर होता है, देखिए यहाँ पर योनि, बी गर्भाशय, सी फलोपिया नलिका और ऑप्शन डी यहाँ पर अंडाशय। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ अंडाणु जो निषेचित होता है वह फ्लोपियन ट्यूब यानी फ्लोपियन नलिका में होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है कि निम्न में यौन संचारित रोग है, यानी कौन
इसमें यौन संचारित रोग है? ऑप्शन ए गोनेरिया, बी बुखार, ऑप्शन सी में तपेदिक और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखिए इसमें से हो जाएगा गोनेरिया जो है यह एक यौन संचारित रोग है, और एक सिफिलिस जो होता है वो भी जो है यौन संचारित रोग होता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो देखिए यहाँ पर केंचुआ जो है यह एक उभयलिंगी जंतु है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो कीटों के पंख और चमगादड़ के जो पंख हैं वह समृद्धि अंग हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए उसके बाद, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? ऑप्शन ए हरे पौधे, बी नीला हरित शैवाल, ऑप्शन सी देखिए जंगली जानवर और ऑप्शन डी फूल और पत्ते। तो करेक्ट आंसर इसका जो यहाँ पर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जंगली जानवर जो है उपभोक्ता की श्रेणी में होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न सही आहार श्रृंखला है। ऑप्शन ए को देखिए यहाँ पर, चिड़िया सांप को खाती है, सांप घास को खाता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पर, मछली घास खाती है, ये भी बिल्कुल गलत है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी को, बकरी घास को खाती है, घास हिरन को खाती है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा ये भी। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी में, घास को बकरी खा यहाँ पर हिरन खाती है और हिरन को शेर खाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। देखिए टिहरी बांध का जो निर्माण किया गया है वह उत्तराखंड में किया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, वन संपदा का एक उदाहरण है। वन संपदा का उदाहरण इनमें से कौन है? आप सभी को बतलाना है। मिट्टी, लकड़ी, तांबा, एल्युमिनियम। तो देखिए यहाँ पर लकड़ी जो है यह वन संपदा का एक उदाहरण है। करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो देखिए 50 हर्ट्ज होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर हो ए हो जाएगा। ठीक है, और आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है वह हर्ट होता है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, देख सकते हैं आप सभी स्क्रीन पर, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पर सभी बिंदुओं पर समान होता है, बी शून्य होता है, ऑप्शन सी परिनालिका के सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, ऑप्शन डी देखिए परिनालिका के सिरे की ओर जाने पर घटता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ऑप्शन ए तापीय ऊर्जा, बी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा और ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए जल विद्युत संयंत्र जो होता है वह स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, समीकरण यहाँ पर दिया गया है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं Na2SO4, उसके बाद यहाँ पर देखिए BaCl2। इस प्रकार का कुछ अभिक्रिया है। इसमें आप सभी को बतलाना है कि यह कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, तो यह जो हो जाएगा यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है, ऑप्शन ए ब्रेंजक चूर्ण, बी जिप्सम, सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी कंचा चूना। तो देखिए जिप्सम को यहाँ पर गर्म करने पर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, यानी इनमें से कौन है? ऑप्शन ए देखिए मेथनोइक अम्ल, बी प्रोपेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी देखिए यहाँ पर एथेनोइक अम्ल और ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वह एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, एसिटिक अम्ल का IUPAC जो नाम है यहाँ पर वह एथेनोइक अम्ल है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है।
ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर 5x पर, बी 10x पर, ऑप्शन सी 25x पर और ऑप्शन डी देखिए यहाँ पर 45x पर। देखिए यहाँ पर स्लाइड शो को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो 10x पर, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और माइक्रोस्कोप में जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी आप सभी को इसमें बतलाना है कि कौन सी जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए वमन यानी उल्टी, बी चबाना, ऑप्शन सी लार आना और ऑप्शन डी हृदय का धड़कना। देखिए उल्टी को भी हम नहीं रोक सकते हैं, और जब भी हम खट्टा पदार्थ खाने जाते हैं तो हमारे मुंह में जो है लार उत्पन्न होने लगता है, इसे भी हम नहीं रोक सकते हैं। और हृदय का धड़कना को भी हम नहीं रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन बी में जो है चबाना, इसे हम रोक सकते हैं, इसलिए ये जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, धारा मापने में किसका उपयोग होता है, यानी धारा मापने के लिए हम किस यंत्र का जो है प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एमीटर का हम उपयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए दिष्ट धारा यानी डीसी करंट, ऑप्शन बी देखिए यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी देखिए दोनों धाराएं और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डायनेमो से जो है हम दोनों धाराएं प्राप्त करते हैं, यानी दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धाराएं प्राप्त करते हैं, इसीलिए सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, दोनों धाराएं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वह न्यूटन प्रति यहाँ पर देखिए एम्पियर मीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, यानी नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसमें से कौन जो है वह आवश्यक है। ऑप्शन ए देखिए हीलियम, बी में क्रोमियम, ऑप्शन सी यूरेनियम और ऑप्शन डी एल्युमिनियम, ठीक है। तो इसका सही आंसर देखिए नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है वह यूरेनियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, यूरेनियम। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। ऑप्शन ए पवन चक्की, बी जल पंप, ऑप्शन सी विद्युत जनित्र और ऑप्शन डी बायोमास, ठीक है, बायोमास संयंत्र। तो इसका सही आंसर यहाँ पर जो होगा वह ए हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, समीकरण CaCO3 देखिए यहाँ पर इस प्रकार कुछ अभिक्रिया है और यहाँ पर टूट रहा है, यानी वियोजित हो रहा है, तो यह किस प्रकार का यहाँ पर अभिक्रिया होगा, आप सभी को यही बतलाना है। ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर वियोजन, बी देखिए यहाँ पर संयोजन, ऑप्शन सी उभयगामी और ऑप्शन डी प्रतिस्थापन। तो देखिए यह जो समीकरण यहाँ पर टूट रहा है यानी वियोजित हो रहा है, इसलिए यह जो है वियोजन अभिक्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर जो है कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, आप सभी को यही बतलाना है, ठीक है। तो यह जो होता है वह Fe3 होता है और O4, ठीक है, Fe3O4 होता है, इसलिए सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान जो है क्षारक विलयन का मान देता है। तो देखिए पीएच स्केल जो होता है वह 0 से लेकर 14 तक होता है, ठीक है। यहाँ पर 7 होता है, उसके बाद इधर जो है 14 तक होता है, ठीक है। 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है और 7 से अधिक होता है तो क्षारीय हो यानी क्षारक होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 7 से अधिक कौन है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा 13, इसलिए सही आंसर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को अच्छे से आप याद करते चलिएगा, क्योंकि यहीं से जो है आपके बोर्ड परीक्षा में जो यहाँ पर प्रश्न पूछे जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। देखिए अम्ल जो होता है वह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है, और क्षारक जो होता है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आप इन दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि लाल लिटमस पत्र जो है लाल लिटमस पत्र को यहाँ पर नीला कर देता है, यानी क्षारक का बात किया जा रहा है। और क्षारक का पीएच मान में अभी बताया था कि 7 से कम होगा तो अम्ल होगा और 7 से अधिक होगा तो क्षारक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 से अधिक इसमें कौन है, तो राइट आंसर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यही जो है 7 से अधिक है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये भी बहुत अधिक बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर जो होगा वह CaOCl2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है धातुओं की प्रकृति होती है, यानी धातु होते हैं। ऑप्शन ए विद्युत धनात्मक, बी विद्युत ऋणात्मक, ऑप्शन सी उदासीन और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखिए धातुओं की प्रकृति जो होती है वह विद्युत धनात्मक होता है और अधातुओं का जो होता है वह विद्युत ऋणात्मक होता है। इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए धातुओं की प्रकृति पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न पीतल है, यानी पीतल जो होता है वह क्या होता है, धातु होता है, अधातु, मिश्र धातु या उपधातु। तो देखिए पीतल जो होता है वह मिश्र धातु होता है, ठीक है। पीतल जो होता है वह मिश्र धातु होता है। और किसका मिश्र धातु होता है, तो यह जो होता है कम यहाँ पर जो होता है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है पीतल। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है सिनेबार किस धातु का अयस्क है। सिनेबार जो होता है वह किस धातु का अयस्क होता है, तो यह जो होता है पारा का अयस्क होता है। और पारा का यहाँ पर देखिए जो उसे हम Hg से यहाँ पर व्यक्त करते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए पारा जो होता है वह पारा एक ऐसा धातु होता है जो कमरे के ताप पर यहाँ पर जो है द्रवावस्था में पाया जाता है। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और कमरे के ताप पर कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है, तो यह जो हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट को जो है अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न बेंजीन का अनुसूत्र है, यानी बेंजीन का इसमें से कौन सा सूत्र है। देखिए यहाँ पर बेंजीन का जो सूत्र होता है वह C6H6 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 अबंध होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा C3H4 हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, ठीक है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र जो है वह क्या है, तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वह C6H12O6 होता है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। और बहुत अधिक बार आपके बोर्ड परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि चीनी का अनुसूत्र क्या होता है। तो देखिए चीनी का जो है वह C12, यहाँ पर देखिए C12H22O11 होता है, ठीक है। C12H22O11 आप इसे भी याद रखिएगा। C12H22 यहाँ पर H22 होगा, C12H22O11, ठीक है। आप इसे भी याद रखिएगा, यह शुगर यानी चीनी का है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ग्लूकोज के अणु में यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के कितने यहाँ पर अणु होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, तो यहाँ पर देखिए 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन का यहाँ पर जो होगा वो 12 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कार्बन का यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। इसमें से कौन सा जो है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, तो हीलियम यहाँ पर जो है आवर्त सारणी का शून्य समूह का तत्व है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर जो होगा वह बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो देखिए आवर्त सारणी में जो है यहाँ पर आवर्त सारणी में जो है 18 वर्ग होते हैं। और वही पूछे आपसे कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो ATP जो होता है इसे ही हम कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का जो है यहाँ पर देखिए आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो छोटी आंत जो होता है वह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। और छोटी आंत का जो लंबाई होता है वो लगभग 8 से 10 मीटर का होता है, ठीक है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ये भी प्रश्न जो है बहुत अधिक बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। वृक्क जो है वह किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, तो यह जो है उत्सर्जन का यहाँ पर हिस्सा है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं।
तो देखिए डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं वह शुद्ध जल में उत्पन्न होते हैं, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। और इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वह गंदा जल में उत्पन्न होते हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए उसके बाद, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कौन सी जो है इसमें से सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पिट्यूटरी जो है यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसलिए इसका सही आंसर यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। तो देखिए मानव जनन अंग जो है वह 18 वर्ष की उम्र में जो है परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए उसके बाद, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। ऑप्शन ए अमीबा, बी ईस्ट, ऑप्शन सी मलेरिया और ऑप्शन डी पैरामीशियम। तो इसका सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वह ईस्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। देखिए स्त्रियों में जो होता है वह एक्स एक्स होता है और पुरुष में जो होता है वह एक्स वाई होता है। तो इन दोनों में से कोई प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है तो आप यहाँ से बता ले जाइएगा, ठीक है। स्त्रियों में जो होता है वह एक्स एक्स होता है और पुरुष में जो होता है वह एक्स वाई होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, उड़ाउल किस प्रकार का फूल है, ठीक है। ऑप्शन ए द्विलिंगी, बी एकलिंगी, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उड़ाउल जो होता है वह द्विलिंगी पुष्प होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि मानव में कितने रक्त समूह होते हैं। तो देखिए ये काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मानव में जो रक्त समूह होते हैं वह 4 होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए उसके बाद, ओजोन परत पाया जाता है, यानी ओजोन परत जो है कहाँ पर पाया जाता है। देखिए ऑप्शन ए वायुमंडल के निचले सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ऑप्शन सी देखिए वायुमंडल के मध्य सतह में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वायुमंडल के ऊपरी सतह में जो है ओजोन परत पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। ऑप्शन ए डीडीटी, बी कागज, सी वाहित मलजल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डीडीटी जो है यह एक अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वन संरक्षण का उपाय है। ऑप्शन ए नए वृक्षारोपण द्वारा, यानी नए पौधा लगाकर, बी वनों की कटाई पर रोक कर, यानी रोक लगाकर, ऑप्शन सी जनसंख्या वृद्धि उपाय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी यह तीनों जो है यह वन संरक्षण का उपाय है, ठीक है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उष्मा का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए धूप वाले दिन में, बी बादलों वाले दिन में, ऑप्शन सी गर्म दिन में और ऑप्शन डी पवनों वाला दिन में। तो देखिए सौर जल उष्मा का उपयोग जो है हम बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। सही आंसर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका साइंस का मॉडल सेट फर्स्ट। अगर आप सभी को इसका मॉडल सेट 2 चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर भी बहुत जल्द ही वीडियो लाने वाले हैं अगर आप कमेंट करते हैं तो। और आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।